मार्केट में न्यूबीज है, आपको स्टॉक मार्केट में कुछ भी नहीं पता है, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें मैं स्टॉक मार्केट का ओवरव्यू कवर करूंगा और आपको बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में ईच टर्म्स क्या रिप्रेजेंट करती है, एनएससी क्या होता है, बीएससी क्या होता है, स्टॉक मार्केट, कमोडिटी, फ्यूचर, ऑप्शन, सारी चीज़ों को हम ब्रीफ में कवर करेंगे। और जिन लोगों को ये सब चीज़ें पता है ना, वो इस वीडियो को स्किप करके नेक्स्ट वीडियो पर मूव कर सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज में बना रहा हूँ टोटल बिगिनर के लिए, जिसको पाइथन भी नहीं आता, जिसको स्टॉक मार्केट भी नहीं आता, जिसको एल्गो ट्रेडिंग भी नहीं आता, तो मुझे सब चीज़ें डिटेल में कवर करनी पड़ती। तो जिन लोगों को स्टॉक मार्केट का पता नहीं, उनको एक एनालॉजी दे देता हूँ कि स्टॉक मार्केट में जो भी कंपनीज आप देख रहे हैं वो सब कार्स की तरह है और वो सब रोड पर दौड़ रही है। अब कोई कार तेज दौड़ रही है, कोई कार धीरे दौड़ रही है। अभी हमको गेस करना है कि कौन सी कार किस स्पीड से दौड़ रही है और उसके ऊपर अपना डिसीजन बनाना है। जब बात कार की आती है तो आपके सेंसेस जाग जाते हैं और आप उसके स्पेसिफिकेशंस देखने लग जाते हैं। वैसे ही आप स्टॉक्स के भी स्पेसिफिकेशंस देख सकते हैं और उसके हिसाब से अपना डिसीजन बना सकते हैं। और जो भी लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं वो या तो एनएससी में ट्रेड कर रहे होंगे या फिर बीएससी में ट्रेड कर रहे होंगे, क्योंकि दो ही मेजर एक्सचेंज है। चलिए तो उसको डिटेल में समझ लेते हैं कि एनएससी क्या होता है, बीएससी क्या होता है, निफ्टी 50 क्या होता है, सेंसेक्स क्या होता है। इमेजिन करिए कि स्टॉक मार्केट एक क्रिकेट लीग है और उसमें एनएससी और बीएससी दो बड़े बड़े स्टेडियम हैं। एनएससी को आप आईपीएल का वानखेड़े स्टेडियम मान लीजिए। यहाँ पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम होता है और सबसे फास्ट ट्रेडिंग होती है और इस स्टेडियम का स्कोर बोर्ड निफ्टी 50 है। वहीं पर बीएससी को आप ईडन गार्डन का स्टेडियम मान लीजिए, क्योंकि ईडन गार्डन एशिया का सबसे पुराना स्टेडियम है, जैसे कि बीएससी सबसे पुराना एक्सचेंज है। और यहाँ का स्कोर बोर्ड है सेंसेक्स। निफ्टी 50 एनएससी की टॉप 50 कंपनीज से मिलकर बना होता है और वहीं पर सेंसेक्स बीएसई की टॉप 30 कंपनीज से मिलकर बना होता है। तो जैसे जैसे निफ्टी 50 और सेंसेक्स का स्कोर बोर्ड बढ़ता है, वैसे वैसे आपको पता चलता है कि कौन सी टीम कैसी खेल रही है, मतलब मार्केट कैसा चल रहा है। अगर हम मार्केट की बात कर रहे हैं तो हम ये समझ लेते हैं कि हाउ इंडियन मार्केट वर्क्स। इसमें दो कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है सेबी, जो रेगुलेशंस लेके आता है, और दूसरा होता है इनकी टाइमिंग्स। जैसे स्कूल में एक टाइम होता है, उस टाइम पे बच्चे जाते हैं और छुट्टी होने के बाद आते हैं, उस चीज़ को कंट्रोल करता है वहाँ का प्रिंसिपल। ऐसे ही सेबी प्रिंसिपल है, वो कंट्रोल करता है कि किस टाइम पर मार्केट ओपन होगा और किस टाइम पर मार्केट क्लोज होगा। मार्केट का टाइम टेबल कुछ इस प्रकार से होता है। सबसे पहले आते हैं प्री मार्केट आवर्स, जो होता है सुबह की 9 से 9:15 तक। जैसे एग्जाम होने से पहले स्टूडेंट्स रिवीजन करते हैं, वैसे ही एक्सचेंज और ब्रोकर्स इस टाइम पे अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। फिर उसके बाद आता है मेन ट्रेडिंग सेशन, जो शुरू होता है सुबह 9:15 से दोपहर की 3:30 तक। इसको आप एक्चुअल एग्जाम टाइम की तरह भी कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इस टाइम पर ही ना सारे ट्रेडर्स अपना बेस्ट देने का कोशिश करते हैं। उसके बाद आता है पोस्ट मार्केट आवर्स, जो होता है 3:30 पीएम से लेकर 4 पीएम तक। इसको आप ऐसे मान के चल लीजिए, जैसे एग्जाम होने के बाद एग्जाम शीट को चेक किया जाता है और मार्क्स दिए जाते हैं, वैसे ही ट्रेडिंग सेशन खत्म होने के बाद सारी ट्रेड्स को चेक किया जाता है और उसके हिसाब से एडजस्टमेंट किए जाते हैं। और जैसे स्कूल में प्रिंसिपल डिसाइड करता है कि क्या सही है क्या गलत है, वैसे सेबी भी प्रिंसिपल है और वो डिसाइड करता है कि मार्केट में क्या फ्रॉड है क्या अनफेयर है। अब हम एक और चीज़ समझ लेते हैं, वो है OHLC, ओपन हाई लो क्लोज और वॉल्यूम को। उसके अलावा हम ब्रीफ में मार्केट कैपिटलाइजेशन को भी समझ लेंगे। OHLC को समझने के लिए आप इसको मान लीजिए कि यह एक रेस्टोरेंट है और उस रेस्टोरेंट में हर वक्त डिशेस का प्राइस चेंज होता रहता है। तो जब वो रेस्टोरेंट ओपन होता है उस टाइम पे उस डिश का प्राइस क्या था, वैसे ही उस स्टॉक का प्राइस क्या था वो डिसाइड होता है, और क्लोज होते टाइम उसका प्राइस क्या था वही क्लोजिंग प्राइस होता है। और हाई और लो सिमिलर टाइप से कैलकुलेट किए जाते हैं कि कौन सा टाइम पर डिश का प्राइस हाई गया था और डिश का प्राइस लो गया था। यहाँ वॉल्यूम ये बताता है कि कितने लोगों ने वो डिश ऑर्डर की थी। और मार्केट कैपिटलाइजेशन को आप ऐसा समझ लीजिए कि जितनी बड़ी रेस्टोरेंट की चेन होगी उतना ज़्यादा मार्केट कैपिटलाइजेशन होगा। मान लीजिए कि रिलायंस एक रेस्टोरेंट है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 17 लाख करोड़ रुपए है। तो अगर आप रिलायंस को रेस्टोरेंट बोलेंगे तो छोटी मोटी कंपनी को आपको ढाबा बोलना होगा। तो छोटी मोटी कंपनी ढाबे की तरह है जिसके मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम होते हैं, लाइक 500 CR। तब कौन सा रेस्टोरेंट कितना बड़ा है, कितना पोटेंशियल है, किस जगह पर है,
वो उसकी ग्रोथ को बताता है। वैसे कंपनीज भी अपने आप को ऐसे ही पोजीशन करती है। अब हम लोग फ्यूचर्स और ऑप्शंस को भी समझ लेते हैं। अब इसको ऐसे समझ लीजिए कि आप मान लीजिए लक्ष्मी लिपस्टिक की कंपनी को ऑब्जर्व कर रहे हैं और आपको पता चलता है कि आपके गांव में लक्ष्मी लिपस्टिक की ज़्यादा डिमांड है। तो आपको लगता है कि लक्ष्मी लिपस्टिक के प्राइस बढ़ सकते हैं, जो अभी 100 रुपीज़ है वो 200 रुपीज़ तक जा सकते हैं। उसको देखते हुए आप लक्ष्मी लिपस्टिक के शेयर खरीदना चाहते हैं और आपके फ्रेंड के पास लक्ष्मी लिपस्टिक के शेयर होते हैं। उसने 100 रुपये पर वो शेयर्स खरीद रखे होते हैं। आप उसे कहते हैं कि मैं ये शेयर 120 रुपये में 1 महीने बाद बाय करूंगा, और आप उसको एडवांस के तौर पर 20 रुपये दे देते हैं। तो जो 20 रुपये आप एडवांस के तौर पर देते हैं वो प्रीमियम हो जाता है, और जो आपने डील की वो ऑप्शंस डील है। क्योंकि अगर 1 महीने बाद वो प्राइस नहीं बढ़ा तो आपको लूज करने के लिए खाली 20 रुपये हैं, और आपका फ्रेंड भी उसमें बुरा नहीं मानेगा क्योंकि उसको ऑलरेडी 20 रुपये एक्स्ट्रा मिल चुके हैं। क्योंकि आपने जो एग्रीमेंट बनाया था उसमें कोई कंपलसरी नहीं था कि 1 महीने बाद आपको वो शेयर्स खरीदने ही थे। इसीलिए आपके पास ऑप्शन था, तो आपने नहीं खरीदा और आपके फ्रेंड के पास 20 रुपये चले गए, आपने 20 रुपये लूज किए, बट आपने 100 रुपये की शेयर्स को होल्ड करके रखा 1 महीने तक। तो ऑप्शंस ये पावर आपको प्रोवाइड करता है। वहीं पर फ्यूचर में ऐसा नहीं होता है। तो अगर आप फ्यूचर को सेम एग्जांपल से समझेंगे तो आपको 1 महीने बाद 120 रुपये देने ही होते, चाहे उसका प्राइस बढ़ता या ना बढ़ता। तो अभी आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस भी अच्छे से समझ में आ गए। तो मैंने स्टॉक्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कवर कर लिए हैं, और अगर आप चाहते हैं कि मैं रिमेनिंग कॉन्सेप्ट भी कवर करूं तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। तो मैं उनके लिए कुछ टेक्निक लेकर आऊँगा ताकि आप उन कॉन्सेप्ट्स को भी ईजी तरीके से समझ सकें। Thank you guys for watching this video. If you found this video helpful, then hit the like button and consider subscribing to my channel.